हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एनसीईआरटी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूं, यानी कि एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होती है। चाहे आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या साथ में ही आप लोग जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो क्लास 7th के हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत काम की है ही। साथ में आपके जो है बाद में भी एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर अदा करती है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विज्ञान विषय क्लास 7th का 11वां चैप्टर, जिसमें आप लोगों को प्रकाश से संबंधित जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो, प्रकाश, नॉर्मल सी बात है कि प्रकाश के बारे में सभी जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है, क्या नहीं होता है। तो देखो, आपने पतली झिर्री अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। बहुत सारी बार आप लोग ऐसी जगह पर बैठे होते हैं, ऐसे कमरे में बैठे हुए रहते हैं जहां पर सूर्य के प्रकाश की किरणें बराबर आती हुई रहती है, या फिर आप लोगों के जो मकान है या कमरा है जिसमें कहीं ना कहीं कांच या फिर कहीं ना कहीं ऐसा छेद होता है जिसके थ्रू आप लोग देख पाते होंगे कि अंधेरे कमरे में भी छोटा सा आप लोगों को उजास सा यानी कि उजाला आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। तो देखो, आपने पतली झिर्री अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। स्कूटर, कार और रेलगाड़ी के इंजनों के, देखो पहली बात, स्कूटर, कार और रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीपों यानी कि हेड लैंप आपने देखे होंगे से आते हुए प्रकाश के किरण पुंज को भी आपने अवश्य देखा होगा। बहुत सारी बार आप लोग देखते होंगे कि आपके सामने से ट्रेन जा रही है, आपके सामने से बस जा रही है, उसमें आप लोग देखेंगे सुबह के टाइम या जब भी अंधेरे के टाइम आप लोग देखते हैं तो बल्ब जले हुए होते हैं, है ना। आगे के फ्रंट के जो बल्ब रहते हैं वो जले हुए रहते हैं। उसमें देखना आप धुएं से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, धूल के कण उस फोकस के सामने आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो वो किरण पुंजों को भी आपने अवश्य देखा होगा। इसी प्रकार टॉर्च से भी, जब आप लोग टॉर्च जलाते हैं अंधेरे में तो आप लोग देखेंगे कि टॉर्च का जो फोकस जाता है उसमें आप लोगों को क्लियर क्लियर चीज़ें दिखती है। वो रियल में होते क्या है, जब आप लोग टॉर्च जलाते हैं तो उसके सामने जो भी किरण पुंज है यानी कि जो भी धूल के कण है, मिट्टी के कण है, और वो पूरे फोकस यानी कि जो उजास है उसके थ्रू आप लोगों को क्लियर क्लियर दिखते हैं, बाकी चारों तरफ आपको अंधेरा दिखता है। ठीक है ना। संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पतन एयरपोर्ट के टावर की सर्च लाइट की किरण पुंज को देखा होगा। चित्र 11.1 बी में यह अनुभव आप क्या संकेत कर सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो सॉरी, पहला फोकस यहाँ पर देखो, रेल इंजन का आप लोगों को देखने को मिल रही होगी तीन लाइटों के जस्ट सामने देखो ये किरण पुंजे जा रही है, बिल्कुल प्रकाश की किरण पुंज आपको देखने को मिल रही होगी। इसी टाइप से आप लोग देखो, लाइट हाउस दिखा आपको। लाइट हाउस में भी ऊपर की तरफ जो लाइट रहती है उससे ऐसा लगता है जैसे लाइट से धुआं निकल रहा हो, लेकिन नहीं निकलता है, वो प्रकाश पुंज किरण पुंज होती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब देखो 11.1, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। बूजो और पहेली को तो आप सभी जानते हैं। बूजो कक्षा 6 में किए गए क्रियाकलाप को स्मरण करता है, मतलब याद करता है। इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लो ज्वाला की ओर पहले एक सीधे पाइप से फिर मुड़े हुए पाइप से देखा था। ठीक है ना। चित्र 11.2 आप लोगों को देखनी, पहले दिखा देता हूं मैं 11.2। देखो, एक में तो क्या कर रहा है, बूजो नाम का एक व्यक्ति है या जो लड़का है, ये एक क्या कर रहा है, मोमबत्ती जली हुई है उसको एक सीधे पाइप से देख रहा है। ठीक है। फिर वहां पर देखो एक टेढ़े पाइप से देख रहा है बी वाले में, ये देखो। तो यहाँ पर ए वाले में तो उसको क्लियर दिख जाएगा, पर बी वाले में उसको नहीं दिख पाएगा। देखो, इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लो की ओर पहले एक सीधी पाइप से फिर मुड़े हुए पाइप से देखा था। बूजो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लो को क्यों नहीं देख पाता है। आप लोग देखेंगे, नॉर्मल सी बातें यहाँ पर देखो, जब बूजो यहाँ से यहाँ तक देखेगा
तो इसके बाद इसमें बैंड आ जाएगा। बैंड आने के कारण वो क्या करता है, पूरे फोकस को, पूरे प्रकाश को नहीं देख पाएगा, ठीक है ना। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश क्या करता है, सरल रेखा में गमन करता है। मतलब सरल रेखा में ही आप लोगों को, देखो और दिखाता हूं मैं आपको, देखो यहाँ पर देखो, ये जो लाइट जा रही है इससे भी आप लोग देखो कि ये प्रकाश जो किरण पुंज निकल रही है, जो उजास आपको, जो उजाला आपको दिख रहा है, वो ऊंचा नीचा क्यों नहीं दिख रहा, वो सीधा क्यों दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है सरल रेखा में क्या करती है, गमन करती है। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार सतह पर पड़ता है तो क्या होता है? देखो, जब भी आप लोग देखेंगे एक कांच आपको सूरज की तरफ मुंह करके देखना है, मतलब कांच का जो फोकस, मतलब कांच को सूरज की तरफ दिखाना है, तो आप लोग देखेंगे उस कांच से प्रतिबिंब, यानी कि वो जो कांच है उससे एक और लाइट निकलेगी, ठीक है ना, वो होता है परावर्तन। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। क्या करना है, प्रकाश को आप लोगों को एक कांच लेना, जो छोटा कांच रहता है आपका जिसमें आप लोग शक्ल देखते हैं अपनी, उसको ऊपर धूप में ले जाना, जहाँ सूरज निकल रहा हो उसकी तरफ उसको आप लोग करेंगे, तो आप देखेंगे कि उससे एक तरफ आप लोगों को जो है लाइट देखने को मिल जाएगी। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य करता है तथा प्रकाश के पथ को भी बदल सकता है। क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन देखा है क्या? देखिएगा, यहाँ पर देखो, जल में वस्तुओं का परावर्तन। यहाँ पर आप लोगों को देखो जस्ट उसके उल्टी चीजें दिखने लग जाएगी। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? जब प्रकाश आप किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बन जाता है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण मतलब जो आपका कांच है, ठीक है ना, कांच द्वारा या दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब की दिशा में आप लोगों के जो प्रकाश है वो सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा का जो सरल रेखा है उसमें अगर प्रकाश के मार्ग में आपको परावर्तन करना है, प्रकाश के मार्ग में आपको चेंज करना है, परिवर्तन करना है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। क्या आपको वह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परावर्तित कराया था? अब यहाँ पर देखो ब्लू बोर्ड है, उसमें लिखा हुआ है कि पहेली को पंचतंत्र के शेर और खरगोश की कहानी याद आ रही है, जिसमें खरगोश ने शेर को पानी में उसका परावर्तन दिखाकर मूर्ख बनाया था। बहुत सारी स्टोरियां आपने सुनी होगी जिसमें वो कोई भी जानवर है, जैसे कुत्ता है, वो तालाब में देखता है तो उसकी परछाई दिखती है तो वो उस पर भौंकता है। बहुत सारी स्टोरियां सुनी होगी। यहाँ पर देखो ये शेर है, शेर भी क्या कर रहा है, कुएं में देख रहा है इसकी परछाई है, तो ये समझ नहीं पा रहा है, ये सोच रहा है कि मेरे जैसा ही कोई एक और शेर है, ठीक है। तो ये प्रकाश के परावर्तन के कारण इसमें खरगोश वाली कहानी है, खरगोश शेर में, तो ये पागल बना देता है और कोई जो शेर है वो पानी में कूद जाता है लड़ने के लिए, ठीक है। चलिए आइए उसी से मिलता जुलता एक क्रियाकलाप करते हैं। एक टॉर्च आपको लेनी है, इसे कांच को चित्र 11.5, देखो चित्र 11.5 यहाँ पर आपको दिखा, ये कांच है, ये टॉर्च है और यहाँ 11.5 चित्र भी आपको दिख गया होगा। दर्शाए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढकिए जिसमें 3 पतली झिर्रियां बनी हुई है। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाइए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। ऊर्ध्वाधर मतलब कि ये इस टाइप से रखनी है आपको, ठीक है, समझ गए होंगे। ऊर्ध्वाधर रखिए, ठीक है। अब टॉर्च की झिर्रियों से निकलने वाले प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर डालना है। टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिश दिखाई दे। अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए। ये देखो इस टाइप से ही कोण बनाता हुआ टकराएगा, आप लोग देख ही पा रहे होंगे, है ना। क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है? अब टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर इस प्रकार हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। क्या आप परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं?
देखो यहाँ पर आप लोगों को टॉर्च देखने को मिली, ठीक है, ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधी काट रखी है ना। अब देखो इसका जैसे ही यहाँ पर तीन ये जो है पूरा ब्लैक उससे इसको ढक रखा है और इसमें तीन छेद कर रखे हैं लंबे लंबे ऊर्ध्वाधर टाइप में। तो जैसे ही ये टॉर्च जलाते हैं इसका फोकस जो ये कांच आपको दिख रहा है इस पर जाएगा, इस पर नीचे की तरफ जाके ये परावर्तित होकर ऊपर से आ जाएगा। देखो देखने को मिल रहा होगा आपको, है ना। चलिए, क्या आप परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं? परावर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखिए, क्या दर्पण में आपको टॉर्च पर लगी झिर्रियां दिखाई देती है? यह झिर्रियों का क्या है? प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब, ठीक है। अब यहाँ पर पहेली आती है। पहेली कहती है, पहेली जानना चाहती है कि हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है। भुजों का विचार है कि वस्तुएं तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचे। क्या आप उससे सहमत हैं? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परावर्तित होता है। आइए दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलें और उनके विषय में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करें। यहाँ चेतावनी लिखी हुई है क्रियाकलाप 11.2 में। जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी आपको बरतनी है कि एक तो जलती हुई मोमबत्ती के हाथ नहीं लगाना है क्योंकि उससे मोम निकलती है, उसकी लो पर हाथ नहीं लगाना है। ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपको नहीं ध्यान रखनी है। अध्यापक या घर के किसी बड़े सदस्य अगर आपके पास उपस्थित है तो ही आप लोग ये काम करें। मोमबत्ती जलाकर जो भी क्रियाकलाप करने हैं वो किसी की देखरेख में ही आपको करना है, ऐसा कहा गया है। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। एक समतल दर्पण के, समतल मतलब वो होता है जिसमें बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों के घर में कांच लगे हुए हैं वो समतल दर्पण है। समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती आपको रखनी है, जलती हुई रखनी है। मोमबत्ती की लो मतलब होता है कि ऊपर जो जली हुई रहती है ना, वो लो को दर्पण में देखने का आपको प्रयत्न करना है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इसी प्रकार की एक और मोमबत्ती दर्पण के जस्ट पीछे रखी हुई है। तो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हुई प्रतीत होती है। दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। जो आप लोग देख रहे होंगे ना, दर्पण के जस्ट आगे जो आपने रखी है वो तो मोमबत्ती है, वो तो रियल है। पर दर्पण जो है आपका, कांच जो है, उसके पीछे आप लोगों को जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो उसका प्रतिबिंब है। किसका? मोमबत्ती का, ठीक है। यहाँ मोमबत्ती किसी वस्तु का उदाहरण है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में आपको रखना है। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को आपको देखना है। क्या प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब सीधा है? क्या प्रतिबिंब की लो बिंब की लो की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रही है? इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। अगर आप लोगों को क्लियर उधर की साइड भी सीधी सट दिख रही हो, कुछ भी वस्तु जिसका आप प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो वो सीधा प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। समतल दर्पण यहाँ पर देखो इस टाइप से, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा और बिंब के समान साइज का दिखाई देता है। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप लोग दर्पण में किसी चीज का प्रतिबिंब देखते हैं तो आप लोगों को सेम साइज का प्रतिबिंब दिखेगा और सीधा दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बूजो कह रहा है, बूजो ने अपनी नोटबुक में लिखा, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि दर्पण चाहे छोटा हो बड़ा, मेरा प्रतिबिंब मेरे साइज के समान ही बनता है, ठीक। अब देखो, दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए। दर्पण है आपका कांच, उसके पीछे आपको एक पर्दा रखना है, वो भी खड़ा ऊर्ध्वाधर, ठीक है। पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या अब आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? आइए एक और क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 11.3 यहाँ पर देखो। इसमें क्या है, एक शतरंज का बोर्ड आपको लेना है। चेस बोर्ड जो कहते हैं आप लोग, चेस बोर्ड उपलब्ध न तो एक चार्ट पेपर पर समान साइज के 64 वर्ग बनाने हैं। मतलब कि आप लग जाना चाहिए कि आप लोगों ने चेस का कुछ चीज़ें ली है। तो चेस में जो वो रहते हैं ब्लैक वाइट डब्बे, उस टाइप से आप लोगों को 64 वर्ग बना लेने। अगर आपके पास चेस का जो है मैटर नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, एक प्लेन शीट लेंगे, उसमें 64 डब्बे बनाएंगे वर्ग में, मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई सब चीज़ें सेम हो, ठीक है। पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा आपको खींचनी है। इस रेखा पर एक समतल दर्पण आप लोगों को ऊर्ध्वाधर रखना है, मतलब कि सीधा रखना है, ठीक है ना, इस टाइप से,
ठीक है। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। यह समतल दर्पण होता है आपका कांच, इसके सामने आपको खड़े होकर अपना प्रतिबिंब देखना है। यानी कि जो आप यहाँ पर है, ये वाले, ये तो आप हैं और ये आपका प्रतिबिंब है। ठीक है, चलिए। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाइएगा। आपका प्रतिबिंब आपका कौन सा हाथ ऊपर उठाता है? अब अपने बाएं कान को स्पर्श कीजिए। आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है, ये आपको खुद करके देखना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में जो दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है, वाम मतलब बायां, वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। बूजों ने सड़क पर एक रोगी वाहन एम्बुलेंस देखा। आप लोग भी ध्यान से देखना, एम्बुलेंस जब भी आप लोग देखेंगे तो उस पर उल्टे अक्षरों में एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है। उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। जब आप गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, जो भी आप लोग चला रहे हैं, ठीक है, जैसे ही पीछे से कोई एम्बुलेंस आती है जैसे ही, तो आप लोग क्या करते हैं? कांच में देखते हैं। ठीक है, कांच में देखते हैं तो आप लोगों को जो एम्बुलेंस पर लिखा हुआ उल्टा जो लिखा हुआ है, उसका प्रतिबिंब जो आप कांच में देख रहे हैं वो आपको सीधा दिखाई देगा। ठीक है ना, विचित्र प्रकार से लिखा रहता है। देखो इस प्रकार से AMBUL उल्टा लिखा रहता है, तो ये आप लोगों को एम्बुलेंस दिख जाएगा। ठीक है ना, और अगर ये सीधा लिखा हुआ रहता तो ये आपको उल्टा दिखता। ठीक है, ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व साइड में ही यह अदला बदली हुई है। प्रतिबिंब उल्टा, ऊपर का भाग नीचे नहीं दिखाई देता है। मतलब कि आप लोग जब भी दर्पण में देखेंगे तो आप लोगों को उल्टा पुल्टा इधर उधर नहीं दिखेगा। ओनली साइज में चेंज, यहाँ पर जो है वो अदला बदली हुई है। ओनली साइड में जो आपके जो है, इधर ए लिखा हुआ है, ए उधर चला गया और उधर का ए इधर आ गया, बस ये चेंज हुआ है। बाकी साइज वही है, अक्षर वही है। सीधे लिखे हैं तो सीधे, उल्टे लिखे हैं तो उल्टे। ठीक है, अब एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए। इसे समतल दर्पण के सामने पकड़कर रखिए। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है? क्या अब आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को चित्र 11.9 की बाती क्यों लिखा जाता है? जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहन के चालक, जैसा मैंने अभी बताया आप लोगों को, सेम वही बात है, वाहनों के चालक अपने पश्चिम दृश्य दर्पण यानी कि पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण में देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दें। आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। गोलीय दर्पणों से खेल। अब हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पणों के बारे में। तो पहेली और बूजो सायकाल मतलब कि शाम के टाइम भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। बूजो ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। अरे यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है। मेरा प्रतिबिंब सीधा और समान साइज का है। पहेली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच, है ना, इस्पात की चम्मच जो स्टील वाली चम्मच आती है ना, उसमें जिसमें आपका प्रतिबिंब दिख जाता है, आपकी शक्ल दिख जाती है। चम्मच के बाहरी अर्थात पीछे वाले पृष्ठ का उपयोग करके देखा। पहेली ने कहा, बूझो इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ, यद्यपि यह साइज में छोटा है। यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति क्या कर रही है? कार्य कर रही है। ठीक है ना, आप भी चम्मच या कोई भी वर्कित चमकदार पृष्ठ का उपयोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। क्रियाकलाप 11.5। अब देखो क्रियाकलाप 11.5 आ गया, जिसमें क्या बात होगी? स्टेनलेस इस्पात की एक चम्मच आपको लेनी है। ठीक है ना, जिसमें आप लोगों को चमकदार चमक नहीं रहती किसी चम्मच में, उस टाइप की चम्मच आपको लेनी है। ठीक है ना, चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाना है। इसमें देखना है, क्या आप इसे अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? क्या आपकी जैसी शक्ल आपको दिख रही है उस कांच में? बिल्कुल दिखेगी, पर वो आपका प्रतिबिंब है, रियल तो आप हो। ठीक है, आपने जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखा था, क्या यह प्रतिबिंब उससे भिन्न है? बिल्कुल भिन्न होगा। क्या यह प्रतिबिंब सीधा है? कोई गारंटी नहीं। देखते हैं भी, क्या इसका साइज बिंब के साइज के समान है अथवा छोटा या बड़ा है? तो देखो ये आपका चम्मच है, आपकी शक्ल सामने है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, चलिए अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए। हो सकता है इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा ही दिखाई दे।
यदि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएंगे तो संभव है कि आपका उल्टा प्रतिबिंब देख पाएंगे। अपने चेहरे के स्थान पर आप अपने पेन और पेंसिल के प्रतिबिंब की भी तुलना कर सकते हैं। जैसे जैसे आप लोग इसको चम्मच को दूर ले जाएंगे, आपका जो प्रतिबिंब आपको दिख रहा था सीधा, वो उल्टा हो गया, देख लो, है ना, हुआ ना। तो यही होता है जब आप लोग भीतरी पृष्ठ से देखेंगे तो, यानी कि अंदर की साइड से, और बाहर की साइड से देखोगे तो आपके जो है प्रतिबिंब ऐसा दिखेगा। ठीक, अब बात करते हैं हम। चम्मच का वक्रीय चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रीय दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उत्तल दर्पण कहते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी आप लोग ओनली डेफिनेशन पढ़ लो, परिभाषा समझ लो कि अगर गोलीय पृष्ठ का जो परावर्तक पृष्ठ है वो अवतल है तो उसे अवतल दर्पण कहेंगे, और यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। चम्मच का जो भीतरी भाग है, अभी आप लोगों ने यहाँ पर ये देखा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, चम्मच का जो आगे का भाग है, अंदर का भाग है, उससे आप लोग अपनी शक्ल देख रहे हैं, ये होता है अवतल दर्पण। यानी कि इसका जो है सारा मटेरियल बीच में इकट्ठा हो गया है ना, और उसका क्या है, फैलाव लेता है। अब उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण आप लोग देखेंगे जो ये यहाँ पर ये बाहर की तरफ है उभरा हुआ, ये होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, देख लीजिएगा। चम्मच का जो भीतरी पृष्ठ है, ये देखो, ए ऑप्शन, ए वाला देखो चित्र, ये वाला, ये है अवतल, और ये उभरा हुआ है जो उत्तल। ठीक है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण आपके समझ में आ गए होंगे। अब नीले बॉक्स में जो है काम की चीज आई है उसको पढ़ते हैं। अवतल और उत्तल दर्पणों को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं। रबड़ की एक गेंद लीजिए, इसके एक भाग को चाकू और आरी से काटिए। सावधान, गेंद काटने के लिए किसी अपने से बड़े व्यक्ति की सहायता लीजिए, क्योंकि आप हाथ भी काट सकते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। कटी हुई गेंद का जो भीतरी पृष्ठ है वो अवतल है और बाहरी पृष्ठ है वो उत्तल है। जो ये अंदर आपको दिख रहा है ना, अंदर की साइड, वो तो होगा अवतल, और जो उभरा हुआ भाग है वो रहेगा उत्तल। ठीक, हम जानते हैं कि किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आइए देखें क्या यह अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए सही है। तो क्रियाकलाप यहाँ पर 11.6 देखो, इसमें एक चेतावनी दे रखी है। 11.6 सूर्य के प्रकाश में किया जाना है। सावधान, कभी भी सूर्य को या इसके प्रतिबिंब को सीधे मत देखिए, क्योंकि इससे आपकी आंखें खराब हो सकती है। आप सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार पर बनाकर देख सकते हैं। एक अवतल दर्पण लीजिए। अवतल दर्पण मतलब जो खड्डे वाला भाग था, है ना, उभरा हुआ भाग नहीं, खड्डे वाला। इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर पकड़कर देखिए। दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। कागज की शीट को तब तक आगे पीछे समायोजित कीजिए जब तक कि आपको क्या है, यहाँ पर एक तीक्ष्ण स्पष्ट चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। दर्पण और कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? यहाँ पर देख लो, है ना। यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का क्या है, प्रतिबिंब है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज्वलन होता है, आंखें भी खराब हो जाती है, आप समझ रहे हो ना। तो सूर्य का प्रतिबिंब में ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब पर्दे या कागज की शीट पर बन रहा है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को यहाँ पर क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। समझ गए, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। स्पष्ट कीजिए कि क्रियाकलाप 11.2 में समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लो के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार के प्रतिबिंब को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। यानी कि आप लोगों ने क्या किया था, एक कांच लिया था, उसके पीछे आपने एक काला पर्दा लगा दिया, आगे मोमबत्ती जला दी। अब मोमबत्ती जलाने के बाद आप सोच रहे हैं कि पीछे इसका प्रतिबिंब दिखे, मतलब इसके जैसे हम शक्ल हमको दिखे कांच के पीछे। तो ऐसा नहीं हो रहा था, उसे क्या कह रहे थे, आभासी प्रतिबिंब। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है प्रतिबिंब ये बन रहा है, तो इसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। समझ गए इतनी बात? तो चलिए आइए अब अवतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लो के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। क्रियाकलाप 11.7 लिखा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अवतल दर्पण को चित्र 11.15 में दिखाए अनुसार मेज पर रखे किसी स्टैंड यानी कि कोई प्रबंध जो दर्पण को स्थिर रख सके का उपयोग किया जा सकता है। पर लगाना है आपको, ठीक है। अब देखो, गत्ते की किसी सीट को लगभग 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पर एक सफ़ेद कागज चिपकाना है। यह एक पर्दे का कार्य करेगी। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर
ये देखो इस टाइप से ए और बी आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो ये देखो ये तो बिल्कुल पास में लगा रखी है, तो वहाँ पर देखो ज्वाला कितनी तेज दिख रही है, और ये मोमबत्ती दूर है तो वहाँ पर छोटा प्रतिबिंब आपको दिख रहा होगा। चलिए, पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। इसके लिए पर्दे को दर्पण की ओर और दर्पण से दूर उस समय तक सरकाइएगा जब तक कि लौ का तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त न हो जाए। ध्यान रखिए कि मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा बाधा न पहुंचाए। क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है, क्या इसका साइज लो जितना ही है या उससे ज़्यादा है, कम है, ये आपको बताना है। अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए और इसे इससे अलग अलग दूरियों पर रखना है। प्रत्येक अवस्था में पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 11.1 में अंकित कीजिए। जब मोमबत्ती दर्पण के अत्यंत निकट है, क्या तब अत्यंत निकट है ना, पर्दे के अत्यंत निकट है तो क्या होगा, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर पाना संभव है। तो यहाँ पर देखो अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ आभासी प्रतिबिंब। अब यहाँ पर आपको एक सारणी दी गई है जिसमें आप लोग खुद भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। 50 सेंटीमीटर स्केल 15 सेंटीमीटर का रहता है, उससे 15 30 फिर 15 45 इस टाइप से आप लोग 50 40 30 इस पर कर करके आप लोग खुद निकाल के देख सकते हैं कि प्रतिबिंब छोटा आ रहा है, सीधा आ रहा है, उल्टा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, वास्तविक है, आभासी, ये सारी चीज़ें आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है, बिल्कुल नॉर्मल बात। प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। अवतल दर्पणों का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। संभवतः आपने डॉक्टरों को आंख, कान, नाक और गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते हुए देखा होगा। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। बहुत सारी बार आपने देखा होगा जब लेंस ऐसे कुछ कहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आप लोगों को जो है किसी भी चीज़ को छोटी दिख रही है तो उसको बड़ा देखने के लिए डॉक्टर के अखबार के यहाँ, आपके दांत के यहाँ रखते हैं बहुत सारी चीज़ें, है ना, तो उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ये देखो, ठीक है, दिखा। दंत चिकित्सक मरीज को देखते हुए टॉर्च, कारों, स्कूटरों के अग्रदीप यानी कि जो हेडलाइट है, आगे की लाइट के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी कौन सी होती है, अवतल होती है। ठीक है, ये देखो अवतल होती है। आप लोग जब भी देखेंगे तो ऊपर कांच लगा रहता है, उसके अंदर ऐसे खड्डे टाइप में होता है, ये होता है अवतल, है ना, अवतल है। बुझो ने अपनी नई साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा और साइज में छोटा है। उसे उत्सुकता है कि क्या घंटी भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। क्या आप पहचान सकते हैं कि किस प्रकार का दर्पण है? ध्यान दीजिए कि घंटी का परावर्तन पृष्ठ क्या है, उत्तल है, मतलब कि उभरा हुआ है, समझ गए ना, बाहर निकला हुआ। 11.8 क्रियाकलाप देखो, क्रियाकलाप 11.7 को अब अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण लेकर दोहराना है। आपने परीक्षणों के क्रियाकलाप की बातें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखो, यहाँ मोमबत्ती है, उत्तल दर्पण लिया है इस बार, और देखो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। ठीक है, क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या अब आप वाहनों के पार्श्व दर्पणों यानी कि साइड मिरर में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं? ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं, अतः यह चालकों को पीछे की अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे यह होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब कि थोड़ा उभरा हुआ रहता है, मतलब ऊंचा हुआ रहता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब, ठीक है, लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। आपने आवर्धक लेंस यानी कि हेड लेंस को देखा होगा। यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। चित्र 11.21 संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केचुए के शरीर के भाग को देखने के लिए भी किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। देखो इस टाइप का लेंस होता है ये, जो क्या करता है, ये बड़े बड़े अक्षर देखने के काम में आता है ना। एक आवर्धक लेंस है ये, ठीक है, यह आवर्धक लेंस है। इससे आप लोग क्या है, न्यूज़पेपर, पुराने जो लोग हैं वो जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बड़े अक्षर देखने के काम में ले सकते हैं। लेंसों का उपयोग पर इसको प्रकाश की उपस्थिति में यूज करोगे तो ये कागज को जलाना स्टार्ट कर देगा। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, दूरदर्शकों यानी दूरबीनों, सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है।
इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं? वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं वो अवतल लेंस कहलाते हैं। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं और इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। दर्पण में और लेंस में आप लोगों को अंतर देखने को खुद मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो पहला आपको दिख रहा है वो है उत्तल, यानी कि बीच में से ये मोटा रहता है, और अवतल में क्या होता है, बीच में से पतला होता है, साइड से मोटा होता है। चेतावनी, लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक है। आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भी भाग पर प्रोक्षित न करने के बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए। आइए लेंसों से खेलें। मतलब लेंसों से आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या करना है वो बता रहे हैं। देखो, आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल फिलहाल ये जो आवर्धक लेंस है ना, यही क्या है, उत्तल लेंस, क्योंकि बीच में से क्या है, मोटा और साइड से पतला। एक उत्तल लेंस अथवा आवर्धक लेंस लीजिए, इसे सूर्य की किरणों के मार्ग में रखिए। दर्शाए अनुसार एक कागज की शीट रखनी है। लेंस तथा कागज के बीच की दूरी को उस समय तक समायोजित कीजिए जब तक कि आपको कागज पर एक चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। इस स्थिति में लेंस तथा कागज को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? बिल्कुल, यहाँ पर कागज जलना प्रारंभ कर देगा। यहाँ पर देखो, ये हो रहा, जलने लग गया। अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस में बदल लीजिए, यानी कि उत्तल की जगह आपको क्या लेना है, अवतल, जिसमें बीच में से क्या होता है, पतला, साइड से मोटा। क्या अब भी आपको कागज पर चमकदार बिंदु दिखाई देता है? इस प्रकार आपको चमकदार बिंदु क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? हमने दर्पणों के लिए देखा है कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की प्रकृति और साइज बदलते हैं। क्या यह लेंसों के लिए भी मान्य है? अब देखो, इस ब्लू बॉक्स में आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसरित यानी कि अंदर की ओर मोड़ देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। किसको? उत्तल लेंस को। इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसके विपरीत जो अवतल लेंस होता है उसे आपतित प्रकाश को अपसरित यानी कि बाहर की ओर मोड़ देता है, इसे कहते हैं अपसारी लेंस। जो अंदर की ओर मोड़ता है उसे अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस, और जो बाहर की ओर मोड़ता है उसे अपसारी यानी कि अवतल लेंस। ठीक है, इस टाइप से देखो, ये ए वाला दिखा आप लोगों को, ए वाला देखो, यहाँ पर ये उत्तल लेंस है, ये क्या कर रहा है, प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ रहा है, इसलिए अभिसारी। और ये जो दूसरा अवतल है वो आप लोगों के प्रकाश को क्या कर रहा है, दूसरी तरफ भगा रहा है, यानी कि बाहर की ओर मोड़ रहा है, इसलिए इसको कहेंगे अपसारी। ठीक है, इतना कुछ समझ में आ गया। अब क्रियाकलाप 11.10, इसमें आपने एक उत्तल लेंस लेना है, मेज पर रखे एक स्टैंड पर लगाना है। जैसे आपने अवतल दर्पण में किया था, मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती को लेंस से लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको रखना है। ये देखो, इस टाइप से आप लोगों को प्रतिबिंब दिखेगा। पहले में देखो, यहाँ पर ये है ना मोमबत्ती, यहाँ पर बीच में लेंस दिखा, और साथ में आप लोगों को प्रतिबिंब जो इसका वो बन रहा है वो उल्टा दिख रहा है, और आपको साइज भी दिख रही होगी। ठीक है, ए और बी में आप लोग देख सकते हैं। और बी वाले में देखो, ज्वाला की जो प्रतिबिंब है वो कितना बड़ा दिख रहा है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर बूजो महोदय आए, उन्होंने कहा कि इसका अर्थ यह है कि हम लेंस द्वारा प्रतिबिंब को बिंब की दिशा में देखते हैं। अब देखो, लेंस के दूसरी ओर रखे कागज के पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का आपको प्रयत्न करना है। आपको पर्दे को लेंस की ओर और लेंस से दूर ले जाना होगा, जिससे कि आपको लौ का स्पष्ट तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? क्या यह वास्तविक है या आभासी है? अब लेंस से मोमबत्ती की दूरी बदलिए, यानी कि जो आपके लेंस रखा हुआ था मोमबत्ती की, उसकी डिस्टेंस में चेंज करना है। प्रत्येक अवस्था में कागज के पर्दे को सरकाकर इस पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अवतल दर्पण के लिए किए गए क्रियाकलाप 11.7 के अनुसार अपने प्रेक्षणों को सारणीबद्ध कीजिए। क्या बिंब की किसी स्थिति के लिए आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा तथा आवर्धित हो? क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? क्या यह वास्तविक है या आभासी है? ऐसी स्थिति में ही उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों का अध्ययन कीजिए। आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी होते हैं, सीधे होते हैं और बिंब की साइज से छोटे होते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रकाश को पढ़ना, है ना। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अवतल लेंस क्या है ना, उत्तल लेंस क्या है, दर्पण क्या है, आभासी, प्रतिबिंब, सारी चीज़ें,
है ना, कहाँ सीधे प्रतिबिंब बन रहे हैं, कहाँ उल्टे बन रहे हैं, किस साइज के बन रहे हैं, ये चीज़ें ही आप लोगों के फिजिकल केमिस्ट्री प्रकाश का परावर्तन में आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो सूर्य का प्रकाश पढ़ लेते हैं। श्वेत होता है या रंगीन होता है, क्या होता है क्या नहीं उस पर। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा? आप लोग बारिश के मौसम में जरूर इंद्रधनुष देखते होंगे, कभी ना कभी तो देख ही लिया होगा, जिसमें 7 रंग आपको एक तरफ से आसमान में दिखते होंगे, है ना, पुल की तरह। आपने ध्यान किया होगा कि यह प्राय वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है, मतलब बरसात होगी उसके बाद, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में दिखाई देता है। देखो इस टाइप से देखने को मिला होगा, बिल्कुल देखा होगा आप सभी ने, यह होता है इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष में कितने रंग हैं इसके बारे में बात करते हैं। मोटे तौर पर इंद्रधनुष में जो है 7 रंग आपके होते हैं। वर्ण मतलब रंग ही होता है, कलर। ठीक है, इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं। ये है लाल, नारंगी, पीला, नीला, हरा, जामुनी और बैंगनी। आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वो भी रंगीन दिखलाई देते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश किसी सीडी से परावर्तित होता है तो आपको अनेक वर्ण यानी कि रंग दिखाई देते हैं। ये देखो इस टाइप से देखा। अब पहले अपनों बताना चाहती है कि आप इंद्रधनुष तभी देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो। इन सब अनुभवों के आधार पर क्या हम यह कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है? आइए जांच करते हैं। क्रियाकलाप 11.11। कांच का एक प्रिज्म लीजिए। कांच का एक प्रिज्म लीजिए। किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफ़ेद कागज की एक सीट अथवा सफ़ेद दीवार पर गिरने दीजिए। क्या आप देखते हैं इस टाइप से रहता है प्रिज्म, दिख गया आपको? ठीक है ना। तो देखो इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण यानी रंग यहाँ भी देख पाते हैं। यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण यानी कि 7 रंग विद्यमान हैं। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए और इनके नाम अपनी नोटबुक में लिखिए। ठीक है, क्या हम इन 7 वर्णों को मिलाकर श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं? क्रियाकलाप 11.12। लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास के गत्ते की एक वर्ताकार डिस्क आपको लेनी है। इस डिस्क को 7 खंडों में बांट दीजिए। चित्र 11.31 में दर्शाए अनुसार इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। आप इन खंडों पर विभिन्न वर्णों के कागज भी चिपका सकते हैं। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए। डिस्क को एक बॉल पेन के रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क की स्वतंत्रता पूर्वक, यानी कि इसका अर्थ यह है कि श्वेत प्रकाश में क्या होते हैं? 7 वर्ण, 7 कलर होते हैं। 7 वर्णों वाली कोई डिस्क आपको देखने को मिल गई है और तेजी से घूमती हुई श्वेत प्रतीत हो रही है। मतलब कि ये 7 रंग अगर एक स्पीड में दौड़ेंगे, एक स्पीड में चलेंगे तो ये आपको वाइट दिखेंगे। ठीक है, घूर्णन कर घूम सके डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण यानी कि रंग आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत यानी कि सफ़ेद वाइट सी प्रतीत होती है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूटन की डिस्क। समझ गए? चलिए, पहेली को बहुत शानदार चीज़ें हैं। इन ब्लू बॉक्स में बहुत शानदार चीज़ें आती है, तो आप लोग इनको ध्यान से समझे, ध्यान से पढ़े। पहेली को एक अद्वितीय विचार आया है। उसने एक वर्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के सातों जो है वर्णों यानी कि कलर से पेंट कर दिया। जब लट्टू घूर्णन करता है यानी कि घूमता है तो लगभग श्वेत दिखाई देता है। देखो इसने बनाया था 7 कलर में और यहाँ घूम रहा है तो वाइट वाइट दिख रहा है। इस चैप्टर में जो प्रमुख शब्द यूज हुए हैं वो देखो: अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब, बिंब, आवर्धक लेंस, पश्य दृश्य दर्पण, प्रिज्म, इंद्रधनुष, वास्तविक प्रतिबिंब, पार्श्व दर्पण, गोलीय दर्पण, आभासी प्रतिबिंब, अभिसारी लेंस, अपसरित और अपसारी लेंस। ये इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के शब्द थे। अब यहाँ पर जो सारांश दिया गया है ये ब्लू बॉक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ना चाहिए आप लोगों को और सुनना भी चाहिए। देखो आपने क्या सीखा? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ये तो आप सभी को पता चल गया। ठीक है, कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति क्या करता है? कार्य करता है। चम्मच को देख लो। ठीक है, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। समझ गए? चलिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है और यह आभासी होता है और बिंब के समान साइज का होता है।
प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितने की दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। अब देखो, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब बायां भाग यानी कि दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है और बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के बाएं भाग की तरह दिखाई देता है। अब देखो, अवतल दर्पण जो रहेगा वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा, आवर्धित होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और साइज में बिंब से छोटा होता है। उत्तल लेंस वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा, आवर्धित होता है। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस कहते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि चीज़ें छोटी छोटी है, उसको बड़ा देखने के लिए आवर्धक लेंस उत्तल लेंस होता है एक तरह से। अब देखो, अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी और साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। समझ गए आप सभी? और सातों रंगों को एक साथ घुमाते हैं तो वो श्वेत प्रकाश ही होता है। ठीक है, इस टाइप से आप लोग ये छोटे मोटे क्वेश्चन तो आराम से कर ही लेंगे। ठीक है, जो क्लास 7th वाले स्टूडेंट हैं उनको तो करना है ही सही, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो उन क्वेश्चनों को ज़रूर करें ताकि आप लोगों ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो आपको कवर हो जाए, है ना। और इस टाइप से आप लोगों के जो है प्रकाश वाला चैप्टर भी क्लास 7th विज्ञान विषय का यहाँ पर जो है फिनिश हो चुका है। 1-2 चैप्टर और होंगे, नॉर्मल से चैप्टर हैं, उनको भी पढ़ा देंगे, है ना। तो आप लोग वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है ना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि 100 सब्सक्राइब अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर लाइव सेशन आराम से हो जाया करेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।